हम जानते हैं कि मनुष्य अपने पिछले अनुभवों से सीखते हैं और मशीनें मनुष्य द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। लेकिन क्या होगा यदि मनुष्य मशीनों को पिछले डेटा से सीखने के लिए प्रशिक्षित कर सके और मशीनें वह काम कर सके जो मनुष्य कर सकते हैं और वह भी बहुत तेजी से? इसे मशीन लर्निंग कहा जाता है, लेकिन यह सिर्फ सीखने से ही कहीं अधिक है। यह समझ और रीजनिंग के बारे में भी है। तो आज हम मशीन लर्निंग की कुछ मूल बातें सीखेंगे। तो आइए मिलते हैं पॉल से। उसे नए गाने सुनने बहुत पसंद है। वह या तो उन्हें लाइक करता है या डिसलाइक करता है। पॉल इसका निर्णय गाने की गति यानी टेम्पो, शैली यानी जॉनर, तीव्रता यानी इंटेंसिटी और आवाज के आधार पर करता है। सरलता के लिए आइए अभी केवल गाने की गति यानी टेम्पो और तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी का उपयोग करेंगे। गति एक्स अक्ष पर धीमे से तेजी तक है और तीव्रता वाई अक्ष पर हल्के से लेकर तीव्र गति तक है। हम देखते हैं कि पॉल को तेज गति यानी फास्ट टेम्पो और अत्यधिक तीव्रता यानी सोरिंग इंटेंसिटी वाला गाना पसंद है, जबकि उसे धीमी गति यानी कि रिलैक्स टेम्पो और हल्की तीव्रता यानी कि लाइट इंटेंसिटी वाला गाना नापसंद है। तो अब हम पॉल की पसंद जानते हैं। मान लीजिए कि पॉल एक नया गाना सुनता है। आइए इस गीत का नाम ए रखें। गीत ए में तेज गति और अत्यधिक तीव्रता है, तो यह गीत हमें इस जगह मिलेगा। डेटा को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉल को गाना पसंद आएगा या नहीं? सही जवाब, पॉल को यह गाना पसंद आएगा। पॉल की पिछली पसंदों को देखकर हम अज्ञात गीत को बहुत आसानी से वर्गीकृत करने में सक्षम रहे। मान लीजिए कि अब पॉल एक नया गाना सुनता है। आइए इस गीत को बी से लेबल करें। गीत बी यही कहीं मध्यम गति यानी मीडियम टेम्पो और मध्यम तीव्रता यानी मीडियम इंटेंसिटी के साथ स्थित है। न धीमा, न तेज, न हल्का, न तीव्र। अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पॉल को यह पसंद है या नहीं? क्या आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि पॉल को यह पसंद आएगा या नहीं? क्या विकल्प अस्पष्ट है? सही, हम गीत ए को आसानी से वर्गीकृत कर सकते थे, लेकिन जब चयन जटिल हो गया, जैसे कि गीत बी के मामले में हुआ, तो हम वर्गीकृत करने में विफल रहे और यहीं पर मशीन लर्निंग सामने आती है। आइए देखें कैसे। उसी उदाहरण में गीत बी के लिए यदि हम गीत बी के चारों ओर एक सर्कल खींचते हैं, तो हम देखते हैं कि पसंदीदा गीत के लिए 4 वोट हैं, जबकि जो गीत पसंद नहीं है उसके लिए 1 वोट है। यदि हम बहुसंख्यक वोटों के लिए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पॉल को गाना निश्चित रूप से पसंद आएगा। बस इतना ही। यह एक बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। इसे के नियरेस्ट एल्गोरिदम कहा जाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में से एक का एक छोटा सा उदाहरण है। बिल्कुल आसान है ना? मेरा विश्वास करो यह है। लेकिन क्या होता है जब विकल्प जटिल हो जाते हैं, जैसे कि गीत बी के मामले में होता है? और यहीं पर मशीन लर्निंग सामने आता है। यह डेटा से सीखता है और प्रेडिक्शन मॉडल बनाता है, और जब नया डेटा पॉइंट आता है तो यह आसानी से इसके लिए भविष्यवाणी कर सकता है। जितना अधिक डेटा होगा उतना अच्छा मॉडल होगा और सटीकता भी उतनी अधिक होगी। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे मशीन सीखती है। यह तरीका या तो सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो सकता है। तो आइए सबसे पहले सुपरवाइज्ड लर्निंग समझें कि आपका मित्र आपको 3 अलग-अलग मुद्राओं जैसे 1 रुपया, 1 यूरो और 1 दिरहम के 1 मिलियन सिक्के देता है। प्रत्येक सिक्के का वजन अलग-अलग है। उदाहरण के लिए 1 रुपए के सिक्के का वजन 3 ग्राम, 1 यूरो का वजन 7 ग्राम और 1 दिरहम का वजन 4 ग्राम होता है। आपका मॉडल सिक्के की मुद्रा की भविष्यवाणी करेगा। यहाँ वजन सिक्कों की विशेषता बन सकता है, जबकि मुद्रा उनका लेबल बन जाती है। जब आप इस डेटा को मशीन लर्निंग मॉडल में फीड करते हैं, तो यह सीखता है कि कौन सा फीचर किस लेबल से जुड़ा है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई सिक्का 3 ग्राम का है, तो वह 1 रुपए का सिक्का होगा। आइए मशीन को एक नया सिक्का दे। नए सिक्के के वजन के आधार पर आपका मॉडल मुद्रा की भविष्यवाणी करेगा।
इसलिए सुपरवाइज लर्निंग लेबल डेटा के उपयोग से मॉडल को ट्रेन करता है। यह मशीन वस्तु की विशेषताओं और उन विशेषताओं से जुड़े लेबलों को भी जानती है। आइए अब अनसुपरवाइज लर्निंग की ओर बढ़ें और अंतर देखें। मान लीजिए कि आपके पास विभिन्न क्रिकेट खिलाड़ियों का उनके संबंधित स्कोर और लिए गए विकेटों का डेटा सेट है। जब हम इस डेटा सेट को मशीन में फीड करते हैं तो मशीन खिलाड़ियों के प्रदर्शन के पैटर्न की पहचान करती है। इस डेटा को वह एक्स अक्ष पर उनके संबंधित विकेटों के साथ और वाई अक्ष पर स्कोर प्लॉट करती है। डेटा को देखने पर आपको साफ पता चलेगा कि दो क्लस्टर हैं। एक क्लस्टर ऐसे खिलाड़ियों का है जिन्होंने स्कोर तो ज्यादा बनाए और विकेट भी कम लिए, जबकि दूसरा क्लस्टर उन खिलाड़ियों का है जिन्होंने रन तो कम बनाए लेकिन विकेट ज्यादा लिए। तो यहाँ हम इन दो क्लस्टर की व्याख्या बल्लेबाज और गेंदबाज के रूप में करते हैं। यह ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि बल्लेबाजों और गेंदबाजों का कोई लेबल नहीं था, इसलिए बिना लेबल वाले डेटा के साथ सीखना अनसुपरवाइज लर्निंग है। हमने सुपरवाइज लर्निंग देखा जहां डेटा को लेबल किया गया था और अनसुपरवाइज लर्निंग जहां डेटा को लेबल नहीं किया गया था। अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, जो फीडबैक के सिद्धांत पर काम करता है। अब मान लीजिए कि आप सिस्टम को एक कुत्ते की छवि प्रदान करते हैं और उसे इसे पहचानने के लिए कहते हैं। सिस्टम इसकी पहचान एक बिल्ली के रूप में करता है, तो आप मशीन को यह कहते हुए नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं कि यह एक कुत्ते की छवि है। मशीन फीडबैक से सीख लेगी और अंत में यदि उसे कुत्ते की कोई अन्य छवि मिलती है तो वह उसे वर्गीकृत करने में सक्षम होगी। यह रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। मशीन लर्निंग मॉडल को सामान्य बनाने के लिए आइए एक फ्लो चार्ट देखें। मशीन लर्निंग मॉडल को इनपुट दिया जाता है, जो फिर लागू एल्गोरिदम के अनुसार मशीन लर्निंग मॉडल आउटपुट देता है। यदि यह सही है तो हम आउटपुट को अंतिम परिणाम के रूप में लेते हैं, अन्यथा हम ट्रेनिंग मॉडल को फीडबैक प्रदान करते हैं और उसे सीखने तक भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं। मुझे आशा है कि आप सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग समझ गए हैं। तो चलिए एक क्विज लेते हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि दिए गए सिनेरियो सुपरवाइज्ड या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रयोग करते हैं या नहीं। आसान है ना? सिनेरियो 1, फेसबुक आपके मित्र को टैग की गई तस्वीरों के एल्बम से एक तस्वीर में पहचानता है। सिनेरियो 2, नेटफ्लिक्स किसी पिछली फिल्मों की पसंद के आधार पर नई फिल्म की अनुशंसा करता है। सिनेरियो 3, संदेहजनक लेन देन के लिए बैंक डेटा का विश्लेषण करना और धोखाधड़ी वाले लेन देन को चिन्हित करना। समझदारी से सोचें और अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में ऐड करें। आपको कभी कभी आश्चर्य नहीं होता कि आज के युग में मशीन लर्निंग कैसे संभव है? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज हमारे पास प्रचुर मात्रा में डेटा उपलब्ध है। हर कोई ऑनलाइन है, या तो लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शंस कर रहा है या बस इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा है, और यह हर मिनट भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न कर रहा है और वह डेटा विश्लेषण यानी कि एनालिसिस की कुंजी है। इसके अलावा कंप्यूटर की मेमोरी हैंडलिंग क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई है, जो उन्हें बिना किसी देरी के इतनी बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने में मदद करता है। क्योंकि कंप्यूटर में अब कंप्यूटेशनल पावर्स है, तो यहाँ मशीन लर्निंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि मशीन लर्निंग का उपयोग हेल्थ केयर में किया जाता है, जहां डॉक्टर के निदान यानी डायग्नोसिस के लिए भविष्यवाणी की जाती है। टेक दिग्गज सोशल मीडिया पर सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, वह मशीन लर्निंग एप्लीकेशन है। फिनेंस क्षेत्र में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए और ई कॉमर्स क्षेत्र में कस्टमर एट्रिशन की भविष्यवाणी करना मशीन लर्निंग का एक और दिलचस्प अनुप्रयोग है। कैब बुक करते समय आपने अक्सर सर्च प्राइसिंग का सामना किया होगा, जहां लिखा होता है कि आपकी यात्रा का किराया अपडेट कर दिया गया है। हाँ, कृपया बुकिंग जारी रखें, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। खैर, यह एक दिलचस्प मशीन लर्निंग मॉडल है जिसका उपयोग वैश्विक टैक्सी कंपनी उबर और अन्य द्वारा किया जाता है, जहां वे मांग, उपलब्ध कारों की संख्या, खराब मौसम, व्यस्त समय आदि के आधार पर वास्तविक समय में अलग अलग मूल्य निर्धारण करते हैं। जिन लोगों को कैब की आवश्यकता है, उन्हें कैब मिल सके
यह सुनिश्चित करने के लिए सर्च प्राइसिंग मॉडल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यह भविष्यवाणी करने के लिए प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का उपयोग करता है कि मांग कहां अधिक होगी, इस लक्ष्य के साथ कि ड्राइवर मांग का ध्यान रख सके और सर्च प्राइसिंग को कम किया जा सके। हे सीरी, क्या आज आप मुझे शाम 6 बजे कैब बुक करने के लिए याद दिला सकती है? ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी। धन्यवाद, कोई बात नहीं। आप अपने आसपास के कुछ दिलचस्प रोजमर्रा के उदाहरण जहां मशीन सीख रही है और अद्भुत काम कर रही है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज मेरी तरफ से मशीन लर्निंग बेसिक्स के लिए बस इतना ही। अधिक दिलचस्प वीडियो देखने के लिए सिंपली लर्न से जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।